अस्सलाम वालेकुम। खोए हुओं की जस्तजू के साथ मैं हूँ फायजा बुखारी और हमेशा की तरह हमें ये एजाज हासिल है कि हमारी सरपरस्ती और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद है मुमताज कॉलम निगार, ड्रामा निगार, सफरनामा निगार, पाकिस्तान टेलीविजन के चेयरमैन मोहतरम जनाब अताउल हक कासमी साहब। अस्सलाम वालेकुम कासमी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जबकि खुद साख्ता दानिश्वर अबरार नदीम भी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अबरार। जी वालेकुम अस्सलाम। और जब ये आप पूरा वो फिक्रा करती है ना, हाँ। हमारे हर दिल अजीज शायर अदीब कॉलम निगार, हाँ। तो पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आप मेरी तरफ इशारा करने जा रही हैं। मैं कतई आपकी तरफ इशारा नहीं करती। खैर नाज़रीन, खोए हुओं की जस्तजू में जब हम सुनहरी रिवायात रफ्तार के साथ अपनी खूबसूरत तहजीब और सकाफत की बात करते हैं तो यकीनन इससे हमारा मकसद माशरे में सेहतमंद रुझान को फरोग देना है ताकि हमारी नौजवान नस्ल अपनी खूबसूरत तहजीब और सकाफत की रोशनी में भरपूर मेहनत और लगन से एक मिसाली और कामयाब माशरा तश्कील दे सके। खोए हुओं की जस्तजू के जब सफर का हमने आगाज किया तो हमें कतई अंदाजा नहीं था कि आप लोगों की जानिब से इस प्रोग्राम को इतना पसंद किया जाएगा, क्योंकि हमारा तो ख्याल था कि 1 या 2 तिमाही के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, इस शो को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि अगर हम इस शो को छोड़ना भी चाहें तो ये शो हमें नहीं छोड़ा। खोए हुओं की जस्तजू में हमने आपकी मुलाकात बड़े बड़े लोगों से करवाई और वो बड़े बड़े लोग जब छोटे से बच्चे बन के अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, गुजरे दिनों की बात करते हैं, तो आप लोगों की जानिब से इसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया और ना सिर्फ ये इस शो की खूबसूरती में इजाफा करते हैं बल्कि हमारी नौजवान नस्ल के लिए इसमें एक मैसेज पोशीदा है, वो ये कि अगर आप भरपूर मेहनत और लगन करें तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, हर नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाया जा सकता है। आज के शो में हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवा रहे हैं वो भी मेहनत, लगन और कामयाबी की एक ऐसी ही मिसाल है। आपका ताल्लुक सहाफत से है। हमारे आज के मेहमान हैं जनाब जावेद चौधरी साहब। जावेद चौधरी पाकिस्तान के माया नाज, मकबूल तरीन और साहिब तर्ज कॉलम निगार होने के साथ साथ एंकर पर्सन भी हैं। आप 0 पॉइंट के नाम से कॉलम लिखते हैं, जबकि कल तक के उन्वान से टीवी चैनल पर एक टॉक शो की मेजबानी भी करते हैं और अवाम में बेपनाह मकबूलियत के साथ 1997 और 1998 में APNS की तरफ से बेहतरीन कॉलमिस्ट और 2006 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सहाफत में गिरा कदर खदमात के एतराफ में एक्सीलेंस के अवार्ड हासिल कर चुके हैं। आज के शो में हम जावेद चौधरी साहब से उनके बचपन के हालात वाकयात और गुजरे दिनों की खूबसूरत तहजीब और रिवायत पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं जबरदस्त माशाल्लाह। कासमी साहब के साथ तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, बाकी किसी और के साथ ठीक ठाक नहीं होते? ये मैं इनका आखिरी मुरीद हूँ जी, ये ज़हन में रखिएगा। क्या मतलब? आखिरी मतलब ये है कि बाकी मुरीदों को अकल आ चुकी है, बस एक आखिरी मुरीद है। अच्छा, नहीं, इनको इस तरह वाली आपकी मुरीदी की अकल हमेशा रहेगी। अच्छा जी काशी साहब, क्योंकि हस्ब रिवायत मैं चाहूंगी कि इनके साथ, चौधरी साहब के साथ भी आपका करीबी और दोस्ताना ताल्लुक है। आप इनकी बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं, आप खुद भी इनको पढ़ते हैं, तो आप पहले कासमी साहब जावेद चौधरी साहब की फन और शख्सियत के हवाले से बात करें, फिर मेरे सवाल तो चलते रहेंगे। जावेद चौधरी के बारे में मुझे कहना कुछ जो है ना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मुझे इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। और इस वक्त तो खैर वो मेरे साथ बैठे हुए हैं, वरना अदम मौजूदगी में किसी की तारीफ करने पर मुझे हमेशा इब्न इंशा का कौल याद आता है कि किसी की अदम मौजूदगी में तारीफ करना ये हमारे मशरकी आदाब के मुनाफी है। और जिंदा आदमी की तारीफ करना उससे ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, जावेद चौधरी को मैं बहुत अरसे से मैं जानता हूँ मैं जी। और अगर मैं ये कहूँ कि जो मेरे चंद अजीज तरीन दोस्त हैं ये उनमें शामिल हैं। क्यों शामिल हैं ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन फिर भी मैं उसकी वजह आपको बयान कर ही देता हूँ। मैं 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आजकल हर दूसरा आदमी कॉलम लिखता है। अच्छा, उनमें से 99% वो कॉलम होते नहीं है, और जो 1% जो कॉलम होते हैं अच्छे जो पढ़े जा सकते हैं, वो ऐसे कॉलम नहीं होते कि वो 10 कॉलमों में पढ़े हों और आप उनको पहचान लें कि ये फला आदमी का कॉलम है। इसके लिए साहिब असलूब होना जरूरी है। बिल्कुल। और जावेद चौधरी जो है ये सिर्फ बेहतरीन कॉलम निगार ही नहीं है बल्कि साहिब असलूब है। आप 10 तहरीरों में इनकी तहरीर रखते हैं तो मैं क्या सब पहचान जाएंगे कि ये जावेद चौधरी का लिखा हुआ कॉलम है। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि मुझे बड़े बड़े शायर हों, चाहे बड़ा अदीब हो, अफसाना निगार हो, कॉलम निगार हो, एंकर हो, तो उसकी टेक्निकल चीजों की तो मैं तारीफ करूंगा कि टेक्निकली ही इज ए गुड कॉलमिस्ट। अच्छा। टेक्निकली ही इज वेरी गुड आर्टिस्ट। नो, लेकिन
उसका जब तक वो मुझे बतौर इंसान भी अच्छा न लगे तो मुझे दंदल पड़ जाते हैं इसकी बात करते हुए। अच्छा, जावेद चौधरी को मैंने ये देखा है कि अल्लाह ने इसको जितनी इज्जत दी है, जावेद चौधरी वो इज्जत हजम करता रहा है बिल्कुल, और कभी जावेद चौधरी का दिमाग नहीं घूमा इसकी वजह से। सबसे बड़ी बात ये है जावेद चौधरी डाउन टू अर्थ है, और इसने कभी भी अपने जो इसने जिंदगी गुजारी है, जिस तरह जद्दोजहद की है, और उसको ये हमेशा फख्र से बयान करता है। और फिर ये है कि मसलन जावेद चौधरी को मैं कहूँ कि चौधरी साहब लाहौर आ जाओ, तो सारे काम छड़ के लाहौर आ जाएंगे। यानी दोस्तों के दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, और यही दो चीजें हैं उनका, बहुत जबरदस्त कॉलम निगार होना और बहुत अच्छा दोस्त और इंसान होना। ये बात जिसकी वजह से मैं जावेद को हमेशा बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अजीज रखते हैं। कैसा लगा इतनी ढेर सारी तारीफ सुन के? वो अल्लाह माफ करे, मैं काफी झूठ बोले। अच्छा, इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कितना सच बोलते होंगे। लेकिन मेरे लिए बड़े एजाज की बात है, मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान का एक असासा होता है पूरी जिंदगी का। मेरी पूरी जिंदगी का असासा ताउल कासमी साहब हैं मेरे लिए, इनके हर लफ्ज मेरे लिए बड़ा मुकद्दस है, मैं इनका दिल से एहतराम करता हूँ। इसलिए मैं इनको हमेशा ये कहता हूँ कि मुझसे कोई नाजायज मुतालबा ना कीजिएगा कभी, क्योंकि मैं वो भी पूरा कर दूंगा। और ये इसका ख्याल भी रखते हैं, इनको पता है कि मैं ये जो कहेंगे मैं कर दूंगा, तो इसलिए ये हमेशा जायज बात करते हैं मेरे साथ। बड़ी दफा बल्कि इस तरह की बातें सर ने कहा कि नहीं, मैं अगर कहूँ तो जावेद चौधरी तो कर गुजरेगा, तो बस बड़ा आपसे प्यार करते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम में जो भी मेहमान शख्सियत होती है हम उनके बचपन के हवाले से बात करते हैं। 1968 लाला मूसा, एक जमींदार घराने में आपकी पैदाइश हुई। उस वक्त का लाला मूसा कैसा था, उस वक्त का माहौल कैसा था, आपका इर्द गिर्द का माहौल कैसा था, घर का माहौल कैसा था? और लाला मूसा में आपने कितना वक्त गुजारा? हाँ, असल में मेरा बचपन जो है वो एक बड़ा ही दिलचस्प है, और शायद पाकिस्तान के बहुत से लोगों का बचपन वैसा ही होगा। पहली बात तो ये है कि मेरा जो खानदान है उसकी 5000 साल की हिस्ट्री में मैं पहला बच्चा था जो स्कूल गया था, इससे पहले कोई स्कूल नहीं गया कोई बंदा भी। और हमारे खानदान का ख्याल ये था कि बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए नहीं पैदा किए जाते, वो लड़ने के लिए पैदा किए जाते हैं। लिहाजा मेरे खानदान, मेरे वालिदैन जो हैं उनसे पहले जितने भी लोग थे, जो मर्द बच्चे होते थे, वो या कत्ल होते थे या जेलों में जाते थे। ये एक तवील अरसे से ये एक प्रैक्टिस भी जो चली आ रही थी। मैं पहला बच्चा था जो स्कूल गया था, और मैं पहला बच्चा था जिसने पैंट पहनी थी, मैं पहला बच्चा था जिसने तस्मों वाले बूट पहने थे, मैं पहला बच्चा था जिसने शैम्पू इस्तेमाल किया था, मैं पहला बच्चा था जिसने जुराबें इस्तेमाल की थी। क्योंकि हमारा कल्चर मुकम्मल तौर पे गाँव का कल्चर था, पैसा बहुत था, लेकिन उस पैसे को इस्तेमाल करने का वसफ जिसको पंजाबी में कहते हैं वो नहीं था। ये जो मेरी तारीख पैदाइश है, मेरी कोई तारीख पैदाइश लिखी नहीं गई थी, क्योंकि हमारे खानदान में रवायत नहीं थी कि किसी बच्चे की तारीख पैदाइश भी लिखी जाए। और जब मैंने प्राइमरी के पेपर्स देने थे, बोर्ड में पेपर उस वक्त होते थे, तो उस वक्त ये पता चला कि हमारी जो क्लास के मैक्सिमम बच्चे उनकी कोई तारीख पैदाइश नहीं है, या वो पैदा ही नहीं हुए। तो मास्टर साहब ने ये फैसला किया कि 28 जो लड़के हैं ये सारे के सारे 1 जनवरी 1968 को पैदा हुए। 28 जो बच्चे थे वो सारे के सारे 1 जनवरी 1968 में पैदा हुए थे। ये एक बैकग्राउंड है, और मैंने इससे इत्तेफाक कर लिया इस तारीख पर। तो आप अपने आप को 1 जनवरी कहते हैं? लेकिन मेरे मास्टर साहब ने कहा तो ठीक ही कहा होगा जी उन्होंने। जो इसमें 1968 ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि मास्टर साहब ने फैसला किया था कि सारे बच्चे जो पूरी क्लास है 1968 में पैदाइश हुई उनकी, तो उस पैदाइश से हमने। अगर आपके हवाले से कोई एस्ट्रोलॉजर कभी कोई बात करना चाहे तो वो गलत ही बताएगा जो भी, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में, क्योंकि बाद में एस्ट्रोलॉजी का मुझे शौक बहुत था, तो मैंने खुद डिस्कवर किया कि मैं विर्गो हूँ, तो मैं हो सकता है कि उसके अंदर ही कहीं किसी जगह पे हो सकता है मैं विर्गो हूँ, तो उसी तरह पैदा हुआ हूँ जिसमें होता है विर्गो पैदा होते हैं। लेकिन बहरहाल मेरे क्योंकि खानदान इन्फ्लुएंशियल बहुत था अपने गांव में, और उसके बाद मेरे वालिद साहब ने कारोबार शुरू कर लिया, फिर हम शहर आ गए। तो वो और फॉर्चुनेटली मैं जहाँ पे भी घर लेते थे मेरे बुजुर्ग या मेरे वालिदैन, तो वहाँ सामने स्कूल होता था, तो मुझे स्कूल में जमा करवा देते थे वो, और मैं पढ़ता चला गया। मैं नहायत ही नालायक स्टूडेंट था, बैक बेंचर था। अगर फर्ज करें कि एक क्लास में 28 लड़के हैं तो मैं 28वां नंबर होता था, मेरा सबसे आखिर में होता था। मैं आज भी, तो मेरा मास्टर ये कहता है ना कि तुम मेरे शागिर्द हो, तो मास्टर साहब से एक सवाल करता हूँ मैं बैठता कहाँ था,
اور میرے ماسٹر किसी को को याद किसी टीचर को थ्रू आउट यूनिवर्सिटी तक किसी टीचर को ये मालूम नहीं होता सबसे आखिर में बैठते थे? सबसे आखिर में बैठते 28वां नंबर मेरा ख्याल से शायद 10वां होगा। और उसमें ये होता था कि सबसे नालायक होता था, ऐसा से कमतरी बहुत ज्यादा था मेरे अंदर, मैं बात नहीं कर सकता था, फेस नहीं कर सकता था चीजों को। क्यों? हालांकि आप तो बहुत लाडले बच्चे थे घर में। तो मैं बल्कि पूरी जो फैमिली थी उसमें सबसे पहला बच्चा था। मेरे ताए के बच्चे, जो मेरे ताए 2 थे, उनके बच्चे भी बाद में पैदा हुए थे, लेकिन इसके बावजूद मैं शायद ट्रांसफॉर्म नहीं हो सका। एक गांव का बच्चा फिर एक कस्बे में आया, फिर शहर में आया, तो वो जो एक कल्चरल चेंजेस थी वो शायद मैं हजम नहीं कर पाता था, और मैं हमेशा फिर इसका ये होता था कि मैं आखिर में बैठता था सर। इसी तरह पढ़ता चला गया। किसी ने कोई मुझे नहीं बताया कि क्या पढ़ना चाहिए, जो मास्टर साहब ने कहा मैं वो करता रहा। फिर मुझे बड़ी जल्दी एक चीज का अंदाजा हुआ कि मेरे अंदर जुबान सीखने की अहलियत नहीं है। मैं आप ये समझे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जुबान नहीं सीख सकता। अच्छा। और एक वक्त में सिर्फ एक जुबान में काम चला सकता हूँ। मुझे अभी भी मैं अगर इंग्लिश के लफ्ज बोलूंगा तो मैं रुक के उसको करेक्ट करूंगा कि मेरा माइंड जो है दूसरी जुबान की तरफ जाता नहीं। एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ये, आप ये समझिए। हाँ, तो मैं कॉलम लिख रहा हूँ पिछले 22 साल से, लेकिन आपको बड़ी हैरत होगी कि मैं सिर्फ 80 लफ्जों के साथ कॉलम लिख रहा हूँ। मेरे सिर्फ 80 लफ्ज हैं, मैं उन्हीं को इस्तेमाल करता हूँ रोज, और उनको तब्दील करके मेरे पास कोई 81वां लफ्ज नहीं है। मैं सिर्फ 80 लफ्जों के साथ पिछले 22 साल से कॉलम लिख रहा हूँ। और उससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि कम्युनिकेशन में अल्फाज की इतनी वक़्त नहीं होती जितनी वक़्त पीछे सोच की होती है कि आप कहना क्या चाहते हैं। जबरदस्त। अच्छा, इसके बाद मैं फिर मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेजेस में घूमता फिरता रहा। फेल में बहुत हुआ, मैं ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में फेल होता था। मैं साइंस मैंने रख ली, जो मेरा माइंड ही नहीं था। मैं पूरी ज़िंदगी में अगर आप ये देखेंगे तो मैं बहुत से ऐसे तजुर्बात है जिसमें मैं फेल हुआ। मेरे फेलियर ज़्यादा हैं और कामयाबियाँ कम हैं उसमें। ये फिर करता रहा। मेरा सिर्फ पूरे जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसमें सिर्फ एक बार इस तरह हुआ है कि मैंने पोजीशन ली है। मैंने मास्टर जब किया था, एमए जर्नलिज्म किया था, तो उस वक्त मैं गोल्ड मेडल लिया। तो उसकी भी एक हिस्ट्री है कि मैंने कैसे। ये मैं अभी आपसे मैंने पूछना भी है कि और इतना नालायक बच्चा बैक बेंचर, और उसमें एक और शायद मेरी याददाश्त बहुत अच्छी थी। मैं रटेबाज बहुत जबरदस्त किस्म का रटेबाज था। और मसला ये था कि आपको शायद ये सुनकर बड़ी हैरत होगी कि मेरे पूरे खानदान में सिर्फ 3 खवातीन थी जिन्होंने कुरान मजीद पढ़ा हुआ था। किसी को मर्दों के बारे में कहते थे कि इनको कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है। तो वो 3 खवातीन थी, और मैं ज़ाहिर है मुझे भी कुरान मजीद नहीं पढ़ाया गया था। लेकिन बाद में मैंने बीए में मैंने इस्लामियात रख ली, और उसमें मैंने 185 नंबर ले लिए 200 में से, और सिर्फ याददाश्त की बुनियाद पर, सिर्फ रट्टे की बुनियाद पर। मुझे ये मालूम नहीं था कि ये लफ्ज अरबी का इस तरह ला लिखा होता है तो इसका मतलब क्या। तो मैं देखता था कि नीचे ज़ेर है तो उसका ये मतलब है, ऊपर ज़बर है तो उसका ये मतलब। मैं बोल नहीं सकता था, ये एक फैक्ट है उसमें। थ्रूआउट पूरी जिंदगी पहली क्लास से लेके एमए तक मुझे इंग्लिश का टीचर नहीं मिल सका कोई भी, और सारी इंग्लिश जो थी रट्टे से मैंने की। और इसलिए होता था कि जो पहला पेपर होता था अंग्रेजी का, मैं उसमें बहुत अच्छे नंबर ले जाता था। बी पेपर जिसमें खुद अपनी कारकर्दगी का मुतायरा करना पड़ता है, तो वहां पे मैं फेल हो जाता था। कुछ आती नहीं थी। अरे इसलिए मैंने सीएसएस के पेपर दिए, तो मैं उसमें 7th पोजीशन मैंने ले ली, लेकिन मैं इंटरव्यू में नहीं जा सका क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं इंटरव्यू में फेल हो जाऊंगा। क्यों? उसकी रटे बात था, पेपर्स में मैं बड़ा एक्चुअली। अच्छा, इसी तरह चलता रहा। तो एमए जब मैं था उसमें भी मैं, अच्छा इस दौरान मैं मतलब एफएससी की फेल हो गया मैं उसमें, फिर मैंने एफए किया, फिर मैं एफसी कॉलेज लाहौर चला गया, वहाँ मैं ग्रेजुएशन मैंने कर ली। फिर मैं लॉ कॉलेज में चला गया, मैं लॉ कॉलेज छोड़ के फिर मैं जर्नलिज्म में भावलपुर में चला गया। वहाँ पे भी मैं एक नालायक तालिब इल्म था और मुझे कोई खास लोग नोटिस नहीं करते थे। तो एक दिन मैंने फैसला किया कि ये जो लायक तालिब इल्म होते हैं इनका क्या कमाल होता है इनका। पता ही चला कि ये पेपर बहुत अच्छे दे देते हैं। अच्छा। तो वहाँ मैंने फैसला किया कि मुझे कम से कम एक बार इस तरह जरूर होना चाहिए कि मेरे नंबर बहुत अच्छे आए। अच्छा। तो ये फैसला करने के बाद फिर मैंने अपने नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद मैंने उनको लिखा। लिखने के बाद मैं टीचर के पास ले गया। मैंने कहा जी अगर ये पेपर आपके पास आए तो आप कितने नंबर देंगे इसमें। ठीक। तो उन्होंने कहा कि 20 में से 19 नंबर दूंगा मैं इसके, लेकिन कोई शख्स आधे घंटे में 30 सफ़े नहीं लिख सकता। तो मुझे गुड समझ आ गया कि अगर कोई शख्स आधे घंटे में 30 सफ़े लिख ले तो बहुत अच्छे नंबर ले सकता है। मैंने उन तमाम नोट्स को रटा लगाया। रटा लगाने के बाद एक स्पीड से लिखने की प्रैक्टिस करनी शुरू की। आपको बड़ी हैरानगी होगी कि मैं 35 सफ़े आधे घंटे में लिख जाता था ये मैंने। और इस स्पीड की वजह से मेरी उंगली टेढ़ी होगी। आप देखिएगा पहली उंगली जो मेरी टेढ़ी है उसकी वजह ये है कि मैं स्पीड से 6 महीने मुसलसल जो है वो लिखता रहा। और उसका मुझे फायदा ये हुआ कि मैं वाकई आध घंटे में 35 सफ़े लिख जाता तो मैं टॉप कर गया।
डिपार्टमेंट में, और उस पोजीशन को कोई क्लास में शख्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। ये बच्चा कि ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है। ये जो आपने सारी कहानी सुनाई है ना, जिसमें आपने अपने आप को नालायक साबित करने की पूरी कोशिश की है, इब्न इंशा ने एक खाका लिखा था, उस्ताद मरहूम, और उसमें उन्होंने लिखा कि उस्ताद मरहूम जो है बाइस इंकसार की वजह से अपने नाम के साथ नंगे असलाफ लिखे। लोगों ने भी उनके नाम के साथ नंगे असलाफ लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, वहां से जब मैंने पहली पोजीशन ले ली तो मुझे एक गुर समझ आ गया कि मेहनत जो है वो आपका दुनिया में सबसे बड़ा उस्ताद है। बिल्कुल। अगर आप मेहनती हैं तो आपको किसी उस्ताद की जरूरत नहीं, अगर आप मेहनती हैं आपको किसी लीडर की जरूरत नहीं, अगर आप मेहनती हैं तो आपको किसी मजहबी रहनुमा की जरूरत नहीं। ये कैसे? ये और मैं ही समझा, तो ये मेरा परसेप्शन था उस वक्त। तो मेरे हाथ एक गुर आ गया कि आपने मेहनत करनी है। अब मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी जिंदगी में, जहां पे भी मैं गया मेहनत की। फिर कुछ अर्से बाद मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, मेहनत होती 30%, 30% आप इससे अचीव कर सकते हैं। इसके बाद मुझे मालूम ये हुआ कि मेहनत के साथ अगर ईमानदारी हो जाए तो फिर आपका कोई रास्ता नहीं रोक सकता। फिर मैंने डिस्कवर किया कि ईमानदारी जो होती है वो 4 पिलर्स हैं, और पिलर्स पे खड़ी हुई एक बिल्डिंग है। उसमें पहली बात तो यह है कि कमिटमेंट, आप जिंदगी में कभी कमिटमेंट न तोड़ें, ईमानदारी का पहला स्टेप। दूसरा ये कि आप कभी झूठ ना बोलें, अपने बारे में भी दूसरों के बारे में। दूसरों के बारे में ये कहता हूँ कि आप मुझसे ना पूछें तो बेहतर है लेकिन अगर पूछ ले तो मैं कह देता हूँ। फिर आप सच बोलते हैं। तीसरा ये है कि वादा खिलाफी कभी ना करें जिंदगी में। आपने जो आपने वादा कर लिया है, कुछ भी हो जाए आपने वो वादा तोड़ना है। और चौथी बात ये है कि जो आपने कह दिया उस पर पूरा उतरे। ये मैंने सोचा कि ईमानदारी, ये 4 चीजें हैं। तो मैंने फिर ईमानदारी को अपने हिस्सा बना लिया उस सारे काम में। तो फिर मुझे मालूम हुआ कि 80% सफर मैं तय कर गया। उसके बाद फिर मुझे मालूम हुआ कि स्किल होनी चाहिए। तो पहली मेहनत 30%, 50% ईमानदारी और 20% स्किल। अब में सपोज से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मेहनत करते हैं लेकिन उनके काम में ईमानदारी नहीं होती और स्किल नहीं होती, वो पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ईमानदार होते हैं लेकिन मेहनती नहीं होते, और बहुत सारे लोग हैं जो स्किलफुल होते हैं लेकिन सिर्फ 20% कामयाब होते हैं। इसमें एक मुकद्दर का इजाफा नहीं किया। वो करने लगे। अच्छा, अब ये सवाल ये है कि मुकद्दर का क्या एलिमेंट है। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर अल्लाह ताला का करम नहीं होगा तो आपको ये फार्मूला समझ नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो अगर अल्लाह ताला ने करम किया आप पे तो आपको रियलिटी समझा देगा, वो आपको बता देगा कि मेहनत कितनी बड़ी चीज है, ईमानदारी कितनी अच्छी चीज है, स्किल कितनी अच्छी चीज है। तो इससे पहले करम का होना बहुत जरूरी है। मैं अल्लाह ताला के रहम की एक बहुत बड़ी मिसाल हूँ। अल्लाह ताला करम करता है, हर इंसान पे करम करता है। 2 अरब गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सीज के अंदर बिलियंस के हिसाब से स्टार्स हैं। उन हर स्टार्स में अल्लाह ताला का करम उतरता है। 7.5 अरब लोग इस वक्त हैं। उससे पहले आप चले जाएं, 10,000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है इंसान की, तो खरबों लोग आए होंगे इस दुनिया में। हर शख्स पे और हर स्पीसीज पे, छोटे जरसूमे से लेके इंसान तक, देव हैकल जो बड़े जानवर होते हैं उन तक अल्लाह ताला का करम है। लेकिन अल्लाह ताला रहम चंद लोगों पे करता है। ये बात आपके मुझे से बहुत अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर रहम किया, बेसिकली मैं उसके रहम का बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं कम से कम अपनी जाती जिंदगी के हवाले से मैंने ये देखा है कि अल्लाह ताला का करम अगर हो, या जिसको हम किस्मत कहते हैं जी। अब मैं भी परले दर्जे का नालायक था इसमें कोई शुबा नहीं है। आप मुकाबला करना चाह रहे हैं नालायकी? मैं ही जीतूंगा। इस प्रोग्राम के बाद डिसाइड करते हैं कौन ज्यादा था। मैं नालायक भी था। मैं मेरी जो एकेडमिक कैरियर वो भी अच्छा नहीं था। अच्छा, मैंने जिंदगी में आज जो कुछ हूँ मैंने इसके लिए किसी भी काम के लिए, मसलन मैं अगर एम्बेसडर बना, मैं अगर अलमरा का चेयरमैन बना, भैया आज अगर मैं पीटीवी का चेयरमैन हूँ, और इन मुनासिब से हट के जितनी अल्लाह ताला ने इज्जत और मोहब्बत दी है, इनमें से किसी के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने कोई चीज नहीं मांगी थी, और मेरे रास्ते में जो भी कोई रुकावट आई है, जब वो मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब मैं मैट्रिक में था उस जमाने में रियाजी का मजमून जो था ना वो लाजमी था, और अगर वो मेरे मैट्रिक के इम्तिहान के दौरान भी वो मजमून रहता तो मैंने आज भी अंडर मैट्रिक होना था। एक साल के लिए अयूब खान ने वो कंपल्सरी उसके हटा दी और मैं मैट्रिक पास कर गया। अच्छा, फिर जो मेरा गुनाहगार तो अयूब खान फिर जो मेरा एकेडमिक कैरियर था उसमें ये था कि मैं प्राइवेट कॉलेज था,
MA कॉलेज लाहौर, अंजुमन इस्लामिया चलाती थी। मैं वहाँ लेक्चरर लग गया मैं और लेक्चरर बनने के कुछ ही देर बाद वो गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया, मैं सरकारी मुलाजिम बन गया। अच्छा, ये कसूर भी गवर्नमेंट का? अच्छा, और अयूब खान का ये भी? अच्छा, नहीं, भुट्टो साहब का कसूर है ये। अच्छा, हुकूमतों के कसूर देखे, उसका नतीजा देखे। उसके अलावा नतीजा सामने है। उसके अलावा मतलब ये कि मुझे एक दफा यानी कैंसर हो गया मुझे, तो वो मैं अल्ट्रासाउंड कराया तो उसका फौरन पता चल गया, वो मैंने निकलवा दिया। मतलब और ये नवाज शरीफ का वक्त होगा, नवाज शरीफ की हुकूमत, वो जलावतन थे, वो जलावतन थे। तो मेरा कहना ये है कि जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है उसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने जिंदगी में मेहनत की, शायद इसलिए नहीं लगता कि जो काम भी मैंने किया वो मेरी पसंद का शौक से किया। अच्छा कासमी साहब, आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस बता दिए, चले ना लाइफ से जैसे भी से। मेरे साथ एक बहुत लाइक इंसान बैठा है, अबरार। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, यूजली जब हम इस्लामाबाद या कहीं और जाके अपना कोई भी प्रोग्राम करते हैं, आप हमेशा लाहौर में होते हैं, आज आप यहाँ पे कैसे आ गए? अच्छा फजा, एक तो बैठा नहीं, लाइक इंसान बैठे हैं, एहतराम का दो सामने बैठे हैं मेरे। हाँ नहीं, इधर भी बैठे हैं, जमा के सीगे में बात करनी चाहिए। अच्छा। और दूसरा मैं ये बात करूंगा, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि जुनैद चौधरी साहब ने तज़किरा किया तो लिख लिख के इनकी उंगली टेढ़ी हो गई। यहाँ पे इनको ये भी तज़किरा करना चाहिए था। आपको करेक्ट कर दूं, उनकी उंगली टेढ़ी हो गई। नहीं, हाँ, उनकी उंगली टेढ़ी होगी। तो यहाँ पे ये भी बताना चाहिए था कि इसका फायदा ये हुआ कि अब आप घी जो है वो बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं टेढ़ी उंगली से। घी बचा कहाँ है जी निकालने के लिए? चले दूसरा, अब कासमी साहब ने तज़किरा किया अपने ज़ाती ताल्लुक का, तो मैं यहाँ अपने नाज़रीन को भी और आपको भी बताना चाहता हूँ कि जुनैद चौधरी साहब के बेशुमार फैंस हैं, हजारा फैंस, लाखों फैन है। और जुनैद चौधरी साहब मेरे फैन है। इनके कहने पे आया हूँ इस्लामाबाद, वरना इतना सफर लाहौर से करके यहाँ तक आना, और फिर कासमी साहब की मुखालफत के बावजूद जी आपको पता साहब की अगर मुखालफत हो तो मेरा ख्याल है कि आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते। मैं ये इसलिए अपने मदारिज तय करते जा रहे हैं और अपनी तारीफ में बहुत कुछ, क्योंकि आपने उन्हें बेवक्त दो बातें उनके लिए कह दी, एक तो लाइक बहुत है और साथ इंसान भी कहा। काफी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये जवाब सर ने दे दिया है। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और जावेद चौधरी साहब से और बहुत सारी बातें पूछेंगे। पत्थर की कटाई और रगड़ाई एक खतरनाक पेशा है जिससे वाबस्ता मजदूर सिलिकोसिस जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। काम के दौरान सिलिका गर्द सांस के जरिए फेफड़ों में जाकर इस मोहलक मर्ज का सबब बनती है। काम की जगह पर हिफाजती तदाबीर, काम के दौरान मुनासिब मुस्तनद मास्क, हिफाजती लिबास और दस्तानों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। काम की जगह पर सेफ्टी साइन और सेफ्टी पोस्टर्स आवीजा करें। हवा के मुखरिज का मुनासिब बंदोबस्त करें। जहां तक मुमकिन हो काम के दौरान पानी का इस्तेमाल करें ताकि गर्द को उड़ने से रोका जाए। वर्कर्स में सिलिका के खतरात के बारे शऊर उजागर करें। मजीद मालूमात के लिए हेल्पलाइन 0800 73774 पर राबिता करें। महकमा मेहनत और इंसानी वसाइल, हुकूमत पंजाब। पूरे 7 दिन के लिए 2000 MB सिर्फ 100 रुपए जमा टैक्स में। अभी *2*1# डायल करो और 4 गुना बेहतर 4G इंटरनेट के मजे उड़ाओ। Zong 4G। Zong and WhatsApp bring you WhatsApp messaging, voice and video calls for only ₹15 plus tax a day. Just dial *4# now to enjoy WhatsApp on Pakistan's #1 data network. A new way, a new dream. Zong 4G. पूरे 7 दिन के लिए 2000 MB सिर्फ 100 रुपए जमा टैक्स में। अभी *2*1# डायल करो और 4 गुना बेहतर 4G इंटरनेट के मजे उड़ाओ। Zong 4G। जस्तजू में एक बार फिर से खुशामदीद। जावेद चौधरी, अताउल हक कासमी साहब यहाँ पर मौजूद है और ब्रेक पे जाने से पहले हम इन दोनों के जो एक्सपीरियंस थे और वो इनकी जो कामयाबी की दास्तान थे वो सुने थे। दोनों की बहुत डिफरेंट थी, लेकिन नालायकी कॉमन है दोनों में। अब देखिए, मैं नहीं कहना चाह रही थी इससे पहले कि कासमी साहब मुझे कहते कि क्या बोल रही हो। अच्छा चौधरी साहब, मैंने तो वैसे सवाल करने थे आपके बचपन के, आपकी आहिस्ता आहिस्ता मिडिल, मैट्रिक, FA, BA, मास्टर्स पे आंसर, लेकिन आपने सब कुछ एक उसमें बता दिया। अब आप मुझे ये बताएं
کہ آپ گھر میں سب سے بڑے تھے, ٹھیک ہے, میں پورے خاندان میں سب سے بڑا, پورے خاندان میں سب سے بڑے تھے, لاڈلے بھی تھے, اور جب اتنا پیار ملے اور سب کچھ تو بچے اکثر ہوتے ہیں کہ بگڑ جاتے ہیں, شرارتی بھی ہوتے ہیں, اسکول میں کالجز میں شرارتیں کرتے ہیں. آپ کس قسم کے بچے تھے؟ ویسے نا میں یہ تو بتائیں گے, یہ اس وقت نہیں بگڑے بالکل. یہ درست کہہ رہے ہیں, جب میں نے ان کی صحبت اختیار کی اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیجیے. نہیں دیکھیں, اس کے بعد تو آپ جاوید چودھری بن کے سامنے آئے. اچھا, آپ کیسے بچے تھے, شرارتیں کرتے تھے؟ میں زیادہ شرارتیں نہیں کر سکا جی, میں کتابیں پڑھنے والا بچہ تھا, مجھے کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا, لیکن 2-3 بڑی یونیک قسم کی شرارتیں میں نے ایجاد کی تھی جو بہت ہی واہیات تھی, اور میں افسوس بھی مجھے بہت ہوتا ہے. ایک تو میں سنیما میں بہت پاپولر تھا, اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ میں سنیما میں چلا جاتا تھا. اچھا. اور جس دن نہیں جاتا تھا تو لوگ سنیما والے پکڑ کے مجھے لے جاتے تھے, بھاولپور کی بات ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی, بور قسم کی فلم چل رہی ہوتی تھی اور لوگ یہ دیکھتے تھے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی سیٹ پہ کھڑا ہوا ہے اور پیچھے جہاں سے لائٹ نکلتی ہے وہاں پہ انگلی سے میں تماشا کرتا تھا. اچھا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ فرض کریں کہ ولن بول رہا ہے منہ کھول کے, تو ایک بندہ اس کے منہ میں انگلی پھیر رہا ہے, اس طرح وہ اندازہ لگائیے. ایک بندہ بیٹھا ہوا, ایک بندہ پیچھے سے ایسے ہاتھ سے دبا رہا ہے اس کو. آپ کو کچھ کہتا نہیں تھا؟ اچھی زبردست قسم کی فلمیں بڑی مزاحیہ بن جاتی تھی. اور بلکہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ حج کی فلم بنا کے نا گورنمنٹ نے لگائی تھی, اور وہ مفت تھی فلم. تو اس میں وہ مجھے پھر سلما مالکان پکڑ کے لے گئے. میں ان کو سمجھاتا رہا کہ یار جوتے بہت پڑیں گے, لیکن اس کے باوجود وہ لے گئے جی. تو وہ بمشکل تھوڑی چلی فلم, اس کے بعد سارے لوگ اٹھ کے باہر نکل گئے. اس قسم کی واہیات حرکتیں تھی. ایک اور تو میرے خیال میں آپ نے اس لیے شاید یہ کی کہ حج کے جب انہوں نے ذکر کرنا تھا اس میں شیطان کو کنکر مارتے ہوئے بھی دکھانا تھا. ایک اور شرارت میں نے ایجاد کی تھی, اور بڑی بری شرارت تھی جی. وہ بھی میں بھاولپور میں ایک چڑیا گھر تھا, میں وہاں چلا جاتا تھا. اچھا. اور سرنج میں اسپرٹ بھر کے, اسپرٹ ہوتا نا وہ سرنج میں بھر لیتا تھا, اور دور سے جانور کھڑا ہے تو اس کی بیک پہ پچکاری مارتا تھا دور سے. کچھ یہ ہوتا تھا, پہلے تو جانور کو سمجھ نہیں آتی تھی ہوا کیا ہے اس کے ساتھ, اور چند سیکنڈ کے بعد وہ اس طرح تیزی سے بھاگتا تھا اندر, اور جو بھاگتا تھا وہ زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے. ذرا اسپرٹ جب اٹھتا ہے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ٹمپریچر ڈراپ ہو جاتا ہے, تو بڑی سپیڈ ہو جاتی تھی جانور کی. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جب میں وہاں پہ جاتا تھا تو جانور کوئی بھی ہوتا تھا وہ اپنی بیگ دیوار کے ساتھ لگا کے بیٹھ جاتا تھا, اور سب لوگ اس کو دانا پھینکے اس کی طرف یا اس کی طرف گوشت پھینکے, جانور اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا. آپ کو اتنا پہچان گیا تو اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آتا ہے تو کچھ ہوتا ہے. صاحب وہ جو پچکاری مارتے تھے اسپرٹ کی, اس کی رفتار تیز ہو جاتی تھی بہت زیادہ. آپ کو بھی پچکاری ماری تھی ماشاء اللہ بہت کم عرصے میں. یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اچھا, تو اس قسم کی اور کالج میں جا کے کیسے کرتے تھے, یونیورسٹی میں؟ نہیں کوئی نہیں جی, وہ میں کیونکہ ایک جو شائع بچہ ہوتا ہے نا جس کا احساس کمتری ہو, جس کے منہ سے آواز نہ نکلتی ہو, جو اس کے ہاتھ کانپتے ہو, تو میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ شرارتیں کر سکے گا. میں سپورٹس نہیں کر سکا پوری زندگی میں, صرف ابھی مجھے صرف ایکسرسائز کا شوق ہے, اور کوئی کھل کے میں شرارت بھی نہیں کر سکا. بس ایک یہ تھا کہ مجھے یہ تقریریں کرنے کا بہت شوق تھا, اور میں ایک ایسا مقرر ہوتا تھا کہ جس پہ ہوٹنگ بہت ہوتی تھی, لیکن اس کے باوجود میں باز نہیں آتا تھا. ہر وہ تقریری مقابلے میں شریک ضرور ہوتا تھا, سب لوگ مل کے بڑی مذمت کرتے تھے, لیکن اس سے پھر اندازہ ہوا کہ میں ڈھیٹ بہت ہوں, کہ لگا رہتا تھا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, لگا رہیں گے, تو الٹیمیٹلی ظاہر ہو سکتا ہے. ایک سوال میں نے بھی پوچھنا. جی چوہدری صاحب صحیح پوچھنا سر. چوہدری صاحب, کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے جس سے صرف آپ اور میں واقف ہیں؟ سر میں آپ کی زندگی کے بہت سے ایسے واقعات سے واقف ہوں, اور میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے پوچھے نا. یہ آپ لوگ کیا واقع شاگرد کا رشتہ ہے؟ میں مریض ہوں, میں قاسمی صاحب کا مریض ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. پیر اور مرید والا رشتہ مجھے لگ نہیں رہا, آپ دونوں کسی کو انڈائریکٹ بلیک میل کرنے کو اتر آیا. میں کیونکہ بالکل ہی بچا تھا جی, جب ان کے پاس قاسمی صاحب کے پاس یونیورسٹی سے میں فارغ ہوا تھا تو میں لاہور میں آ کے سب سے پہلے قاسمی صاحب سے ملا تھا. اچھا. ہاں جی, اور اس کے بعد پھر ان سے ایک تعلق قائم ہو گیا. اور میں لالا موسیٰ بھی گیا تھا, ان کے ساتھ ایک تقریب تھی, اور اس کے بعد جب میں امبیسڈر بنا ہوں تو یہاں ٹریننگ کے لیے آیا تھا جی. تو مجھے یاد ہے کہ جاوید چودھری نے مجھے انٹرویو کیا تھا. جاوید چودھری کی محبتوں کا آپ اندازہ لگائیں, یہ دوست ہے تو دوست ہے. ان کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے, مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے, اس میں میرا ذکر جو ہے 74 پیجز تک ہے. وہ
74 पेजेस हैं उसमें। अच्छा, मतलब पीर का इतना एहतराम करते हुए? नहीं वो भी पीर ही मानते हैं, और साथ साथ दूसरी तरफ एक दूसरे को आप लोग ऐसे ऐसे वैसे कौन से किस्से हैं जिनका जिक्र यहाँ पे नहीं हो रहा? आपके सामने बताया नहीं जा सकता। मेरे सामने कैमरा ऑन है इस वक्त। अच्छा, आपने कहा कि आप उस बहावलपुर में वो मूवीज वाली हाँ जी, मैं असल में क्योंकि पहले गुजरात पढ़ता रहा, लाला मुसा पढ़ता रहा, फिर गुजरात पढ़ता रहा, वहाँ से फेल होता होता लाहौर चला गया, लाहौर में एफसी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, फिर मैं लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हो गया, वहाँ से फेल होकर मैं बहुत कुछ चला गया। सोचा था कि आपने क्या पढ़ना है? नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था। मैं हमेशा ये होता था कि तो मुश्किल लगता था। जब मैं फॉर्म जमा करवाने के लिए जाता था तो मैं ये देखता था कि किस खिड़की के ऊपर ज्यादा लोग खड़े हैं, तो मैं उस पर चुप करके खड़ा हो जाता था उसके पीछे, और जो वो दूसरे लोग सब्जेक्ट लिख रहे होते थे मैं भी लिख देता था। तो उसमें बाद में मुझे मालूम होता था कि ये सब्जेक्ट तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, ये मैंने क्या रख दिया। इसी तरह मैं नंबर अच्छे आगे FA में तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले लिया, और वो जो कम्बिनेशन था कोई इंतहा दर्जे का खौफनाक और वाहियात सा कम्बिनेशन था। कौन सा? उन्होंने मुझे साइकोलॉजी ले ली, इसके बाद एक साइंस का सब्जेक्ट लिखती है जिसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, जर्नलिज्म में भी तो आप, और उर्दू में। हाँ जी, मैं एफसी कॉलेज में। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज से भाग गया, फिर मैं वहाँ चला गया एफसी कॉलेज में। एफसी कॉलेज में मैंने उर्दू रख ली, और मैं वहाँ स्टूडेंट ऑफ A की, और एक प्रोफेसर शमीम साहब होते थे जो उर्दू पढ़ाने पे वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी, और पिछले को 15 सालों में कोई स्टूडेंट नहीं आया था उर्दू का, तो वो प्रोफेसर साहब घर से तशरीफ नहीं लाते थे। तो जब मैंने रख लिया तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी कि वो घर से आते थे और एक स्टूडेंट को पढ़ाने का, तो मुझे रोज समझाते थे कि बेटा ये कोई अच्छा काम नहीं है, तुमको और कुछ सब्जेक्ट रखो, उर्दू पढ़ना चाहिए। एक बात ये मेरे में भूल गए हैं, शायद इनको याद ना हो, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी रहे हैं। मैंने 2 साल वहाँ पे पढ़ाने की कोशिश की थी, वहाँ से भी फेल हो गए जी, वहाँ से भी। अच्छा, नहीं आपने अपने टीचर्स का जिक्र किया, कौन से ऐसे टीचर थे जिसने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? देखिए, मैं टेलीविजन पे अक्सर लोगों को देखता हूँ कि वो किसी न किसी उस्ताद का जिक्र करते हैं कि उनकी बड़ी मेहरबानी थी जिनकी वजह से मैं पढ़ गया, मैंने बहुत तरक्की की। लेकिन मैं जब भी ये इंटरव्यूज देखता हूँ तो मैं अपने जहन में लाता हूँ कि कौन सा कोई ऐसा टीचर था कि जिसकी मेरे ऊपर बड़ी शफकत थी, तो मुझे कोई टीचर नजर नहीं आता। असल रियलिटी हकीकत तो ये है कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा खास उस्ताद नहीं था कि जिसको मैं कह सकूं कि मेरे लिए मशअल राह है और उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मैंने जितने उस्ताद बनाए हैं मैंने तालीम मुकम्मल करने के बाद बनाए हैं। बस दाउला कासमी साहब मेरे बहुत बड़े उस्ताद हैं मेरी जिंदगी में, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं जब भी परेशान होता हूँ, किसी मेरा इश्क कोई नाकाम होने लगता है तो मैं इनसे राब्ता जब भी परेशानी होती जब भी मैं मशवरा करना चाहता हूँ। दुनिया में एक ही आदमी है दाउला कासमी साहब के मशवरे आपकी इश्क की नाकामी में कितने फायदेमंद साबित होते हैं? इसके बाद कहका लगाते हैं कैसे मेरे साथ भी यही हुआ है, बल्कि इनका ये कहना है कि मेरी भैंस भी ऐसे ही मरी थी। मेरा ख्याल है कि हमें नहीं पूछना चाहिए। अच्छा, और किन किन चीजों में आप रहनुमाई लेते हैं? हर मामले में, मतलब कैरियर के मामले में जब मैं कंफ्यूजन का शिकार हो जाता हूँ मैं इनसे राब्ता करता हूँ, और जब मुझे टेंशन और डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है तो मैं कासमी साहब से राब्ता करता हूँ। और ये जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान में कासमी साहब जैसा दूसरा बंदा कोई नहीं है। ये एक ऐसे शख्स हैं जिनके साथ ये जुड़ जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं इनकी बड़ी, और जब ये नफरत करते हैं तो खौफनाक नफरत करते हैं, ये भी जहन में रखिएगा। लेकिन कमाल इनका ये है कि जो इनके साथ अटैच हो गया तो ये मकनातीस है, मकनातीस के पहाड़ हैं जो उसको जज़ब कर लेते हैं अपने साथ। तो ये जावेद चौधरी की बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ कि हम सवाल का रुख बदलें, ये मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं, आपकी पिक्चोरियल बायोग्राफी की लॉन्चिंग में भी ये बात कही ना कि इनको आपकी कंपनी बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नहीं, वजह ये है ना भाई कि जब दो दिल मिल जाए और जब दो मर्दाना दिल, तो फिर उसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नजर आती हैं। अच्छा, तो बात ये है कि मैं तो जब जावेद चौधरी को देखता हूँ तो मेरी वही कैफियत होती है जो ये मुझे बता रहे हैं। अगर हमें इस मौजूद से अब आप सवाल क्यों करने वाले थे? आप कह रहे थे। मैं सवाल करने वाला था कि सहाफत में जब आप आए हैं उसके लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़े हैं? बहुत ज्यादा जी, मेरा ख्याल है पापड़ खत्म हो गए थे, बेलने में बहुत ज्यादा। मैंने ये फैसला कर लिया कि मैंने जर्नलिस्ट बनना है। और उसके बाद नवाब वक्त बहुत बड़ा अखबार था, कासमी साहब वहाँ पे लिखते होते थे, और मैं क्योंकि इनके नक्शे कदम पे चलता रहा हूँ हमेशा जिंदगी में,
تو میں نے سوچا کہ میں نوئیڈا چلا جاتا ہوں. تو وہاں پتہ ہی چلا کہ سفارش کے بغیر نوکری نہیں ملتی. پرائیویٹ آرگنائزیشن میں بھی زیادہ اخبار اس وقت تھے نہیں. تو میں نے ایک تھیلے میں 6 کیلے ڈالے اور ایک کتاب لی اور اس کے بعد میں وہاں ان کے ریسیپشن پہ چلا گیا. تو وہاں پہ ایک مولوی صاحب ہوتے تھے ریسیپشنسٹ جو بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا جی میں نوکری کی تلاش میں آیا. انہوں نے کہا نوکری تو کوئی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو وہاں ایک بینچ تھا. تو میں اس بینچ کے کونے میں چپ کر کے بیٹھ گیا اور میں نے کتاب کھولی. مجھے آج بھی یاد آیا کہ وہ تھامس ہارڈی کی کتاب تھی. تو میں نے وہ کھولی اور کھول کے میں نے پڑھنا شروع کر دیا. کیلے کھانے اور تھوڑی دیر بعد بھوک لگی تو میں نے 2 کیلے نکالے, ایک ان کو دے دیے, ایک خود کھا لیا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ جاب نہیں ہے. میں نے کہا سر مسئلہ گرمی بہت ہے, جانا میں نے کسی جگہ ہے کوئی نہیں. تو تھوڑی دیر اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں. اوپر پنکھا لگا ہوا ہے, ساتھ کولر پڑا ہوا ہے, پانی پی لوں گا اور جب شام ہوگی تو میں چلا جاؤں گا. تو اسے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا جی وہاں پہ. تو میں نے اس سے پوچھا کہ نوکری کب نکلتی ہے. کہتا جی پتہ کوئی نہیں ہے, جب نکلے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے. اگلے دن پھر میں نے اس تھیلے میں 6 کیلے ڈالے, وہی کتاب لی اور وہاں ان کے پاس چلا گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جی نوکری نکلی. تم پھر آ گئے ہو. تو میں کل تو میں نے کہا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. پھر میں بینچ پہ بیٹھ گیا اور کیلے کھانے شروع کر دیے. تو وہ مجھے کہتے یار کہ تم آج پھر آ گئے. میں نے کہا میرے کام کو تم ہے کوئی نہیں. تو میں نے کہا اچھا آپ یقین کریں گے کہ 20 دن میں مسلسل اس طرح روز آتا تھا اور مولوی صاحب مجھے دیکھتے تھے اور چپ کر کے میں بینچ پہ بیٹھ جاتا تھا. میں اس سے سوال بھی نہیں کرتا تھا. تو 20 دن کے بعد اس بندے کو رحم آ گیا کہ یار کوئی کمال آدمی ہے. تو وہاں پہ مجید نظامی صاحب کا ایک چپڑاسی تھے ان کے, اور منیر صاحب تھے. انہوں نے اینک پہنی ہوتی تھی ان کی طرح. تو وہ لیکن ان کی وجہ کوئی اور تھی کہ ان کی ایک آنکھ تھی, ایک آنکھ ان کی خراب تھی. لیکن ان کی دونوں ابرار صاحب بھی کئیوں کے کانے ہیں. اچھا جی اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے نا وہ مجید نظامی صاحب کے چپڑاسی جو ہے ان سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو بچہ روز آتا ہے ان کو آئے. تو انہوں نے مجید نظامی صاحب کے پاس لے گئے. تو میں نے ان سے کہا جی میں نے ٹاپ کی یونیورسٹی میں اور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے ڈیسک پہ بھجوا دیا ٹیسٹ کے لیے. تو وہ کریڈ ہوتی تھی اس زمانے میں, انگلش کی خبر آتی تھی, ٹرانسلیشن کروائی جاتی تھی. تو وہاں پہ وحید کیسے صاحب تھے. تو انہوں نے وہ ایک کریڈ کی پھاڑی اور میرے سامنے رکھ دی. انہوں نے کہا کہ لو اس کی ٹرانسلیشن کرو. اچھا ٹرانسلیشن بہت ہی واہیات تھی, کوئی بہت ہی غلط قسم کی میں نے کی اور ان کے سامنے رکھ دی. تو انہوں نے کرافٹ کر کے اسے کہا کہ تم جرنلسٹ نہیں بن سکتے, دفعہ ہو جاؤ. تو میں نے وہ کریڈ سی اٹھائی اور تھیلا لے کے نکل گیا جی. اگلے دن میں دوبارہ وہاں پہنچ گیا. تو وہ جو نیچے ریسپشنسٹ تھا وہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ. میں اوپر چلا گیا. وہ آگے وہ میرا دوست بن گیا نا جی. وہ میرا سب سے بڑا ساتھی ہو. اور اس کے بعد میں دوبارہ وحید کیسے صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے کہا جی سر میں ٹیسٹ دوبارہ کل تو تم فیل ہو. میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے پھر ایک کریڈ پھاڑی مجھے دی, اس میں فیل ہو گیا. میں پھر واپس اگلے دن میں پھر آ گیا. اچھا آتا رہا تقریباً 15-20 دن میرے اسی طرح گزر گئے. ایک دن اس طرح ہوا کہ ذرا کریڈ ذرا آسان سی تھی, میں بڑے آرام سے ترجمہ کر لیا. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے کوئی لو میں تمہاری سفارش کرتا ہوں. تو انہوں نے وہ کریڈ لگا کے نا آگے اس وقت ایک جوائنٹ ایڈیٹر ہوتے تھے ان کے پاس بھجوا دیا. تو میں ان کے پاس چلا گیا جوائنٹ ایڈیٹر صاحب کے پاس. ہمایوں تو نہیں تھے نہیں سر, وہ ضیاء صاحب تھے کوئی سم تھنگ. پھر مشرق سے آئے تھے پھر وہ چلے گئے تھے مشرق میں. تو میں ان کے پاس چلا گیا. تو انہوں نے کہا اچھا بھی بات یہ ہے کہ تم ٹیسٹ تو کلیئر کر چکے ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی سیٹ نہیں, جاب نہیں ہے. تو تم اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دو. تو جب یہ پوزیشن بنے گی تو ہم آپ کو بتا دیں. تو میں نے ہاسٹل میں رہتا تھا, میں نے ہاسٹل کا نمبر لکھ دیا ان کے پاس. تو میں چلا گیا. اگلے دن اس طرح ہوا کہ میں ان کے پاس چلا گیا پھر جوائنٹ ایڈیٹر کے پاس. اچھا تو میں نے کہا سر میں نے کل ٹیسٹ کیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ جب جاب نکلے گی تو آپ کو بلوا لیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں نکلی, تم اگلے دن پھر آ گئے. میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ میں جس ہاسٹل میں رہتا ہوں اس کا ٹیلی فون نمبر میں نے آپ کو دیا تھا. وہ سارا دن لڑکے ڈیٹ مارتے رہتے ہیں اس ٹیلی فون پہ, وہ نمبر بزی اور ملتا ہے. تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ کسی نوکری نکلے گی, آپ کال کریں گے, نمبر بزی ہوگا, میری جاب ماری جائے گی. تو اس طرح کرتا ہوں میں کہ میں روز آپ سے یہاں آیا کروں گا, آپ سے پوچھا کرو. اس نے کہا یار مجھے ویسے آپ کی کامیابی کا راز پتا چلا. اس نے کہا کہ یار تو عجیب بگلول آدمی ہے, تم روز آؤ گے یہ پوچھنے کے لیے. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں آپ کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں گا. دروازہ تھا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا شیشہ لگا ہوا تھا آر پار دیکھنے. تو میں نے کہا جی میں اپنا سر اس طرح کروں گا, آپ اندر سے اس طرح کر دیں. مجھے تو آپ کی چوری سن کے آپ کی طرف تو میں روز اس طرح جاتا تھا جی, اور جا کے میں اپنی کھوپڑی اس طرح کرتا تھا شیشے کے اندر سے, وہ اندر سے اس طرح کرتے ہوئے واپس آ جاتا. اچھا جب وہ اس طرح ایسے کرتے تھے تو
दुख नहीं होता था आपको? नहीं, मैं ज़रा ठीक आदमी हूँ ना। जरा नहीं। अच्छा, बहरहाल काफी अच्छा। ये चलता रहा जी, ये कई महीने तक ये चलता रहा सिलसिला। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब गया तो वो ज़ियाद साहब अंदर टहल रहे थे और मेरा इंतजार कर रहे थे वो। बल्कि इस तरह उनको इतनी आदत हो गई थी कि एक बार मैं नहीं जा सका तो अगले दिन मैं पूछा कि कल क्यों नहीं आए, तो मैं सारा दिन सारा लाता रहा। तो उन्होंने ऐसा किया कि अंदर जो भी मैंने सर किया उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे गद्दों से पकड़ लिया। पकड़ के उन्हें घसीट के अंदर किया और कहता है तू मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बगलोल है। मैं रात को भी इस तरह करता हूँ। फिर उन्होंने बैल दी और कहा कि शाह साहब को बुलाया। तो अब्बास अत्तर साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, मरहूम हो गए और कमाल कॉलम लिखते थे, उनसे बड़ी सुर्खियां आज तक नहीं बनाई। वो भी बेहतरीन आदमी थे वो। उस वक्त वहाँ पे न्यूज एडिटर थे, उन्होंने उसको बुलवाया। बुला के मुझे कहने लगे ज़िया साहब कि आप इनके साथ खड़े हो जाए। मैं खड़ा हो गया। तो ज़िया साहब ने कहा कि मसला ये है कि मैं आज से जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं ये मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे। तो शाह साहब मैं आखिरी बंदे की अपॉइंटमेंट करके जा रहा हूँ, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि कभी ये वो लड़का है जिस पे आप कभी फख्र करेंगे। और बाद में जिंदगी में जब भी अब्बास अत्तर साहब मिलते थे वो मुझे कहते थे यार तुमने वाकई मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं तुम पे फख्र कर सकूँ। जबरदस्त। अब जावेद चौधरी साहब को तो आप जान चुके होंगे? बिल्कुल जान चुका हूँ। और जावेद चौधरी इन्होंने तो अपनी कामयाबी की बहुत सारी वजूह, आप अपनी नाकामी की उसकी भी दानिश्वर है काफी है। इसी की तरफ मैं आ रहा था। आपने बताया कि जब आप इश्क में नाकाम होते हैं और कासमी साहब से मशवरा करते हैं, मेरा मामला ये है कि जब मैं कामयाब होता हूँ तो कासमी साहब से मशवरा करता हूँ। ये तो सफेद झूठ है। नहीं, और कासमी साहब के मशवरे के बाद कामयाब आशिक तो कासमी साहब के करीब ही बैठ सकते हैं। नहीं, चौधरी साहब वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब फिर इनके साथ मशवरा करता हूँ तो माशाल्लाह से फिर मैं भी नाकाम हो जाता। मेरा ख्याल है कि अब्रार ने कुछ ज्यादा कह दिया। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे। पूरे 7 दिन के लिए 2000 MB सिर्फ 100 रुपए जमा टैक्स में। अभी *2*1# डायल करो और 4 गुना बेहतर 4G इंटरनेट के मजे उड़ाओ। Zong 4G। पत्थर की कटाई और रगड़ाई एक खतरनाक पेशा है जिससे वाबस्ता मजदूर सिलिकोसिस जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। काम के दौरान सिलिका गर्द सांस के जरिए फेफड़ों में जाकर इस मोहलक मर्ज का सबब बनती है। काम की जगह पर हिफाजती तदाबीर, काम के दौरान मुनासिब मुस्तनद मास्क, हिफाजती लिबास और दस्तानों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। काम की जगह पर सेफ्टी साइन और सेफ्टी पोस्टर्स आवेजा करें। हवा के मुखरिज का मुनासिब बंदोबस्त करें। जहां तक मुमकिन हो काम के दौरान पानी का इस्तेमाल करें ताकि गर्द को उड़ने से रोका जाए। वर्कर्स में सिलिका के खतरात के बारे शऊर उजागर करें। मजीद मालूमात के लिए हेल्पलाइन 0800 73774 पर राबिता करें। महकमा मेहनत और इंसानी वसाइल, हुकूमत पंजाब। पूरे 7 दिन के लिए 2000 MB सिर्फ 100 रुपए जमा टैक्स में। अभी *2*1# डायल करो और 4 गुना बेहतर 4G इंटरनेट के मजे उड़ाओ। Zong 4G। खोयों की जस्तजू में एक बार फिर से खुशामदीद। अताउल हक कासमी साहब, जावेद चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और बहुत कासमी साहब ये कहूँ कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है, मजे मजे की बातें ना कहूँ? चलें, अच्छी बातें भी और मजे की दोनों कह दें। ठीक है, अच्छी और मजे मजे की बातें हो रही हैं। अच्छा चौधरी साहब, आपने बहुत ढेर सारी बहुत मजे मजे की बातें बताई। आपसे वो मैं सिनेमा वाली बात है ये पूछना चाह रही थी कि आप बहावलपुर में जब जाते थे तो वो लोग आपको सिनेमा मालिकान खुद ही बुला लेते थे, लेकिन आपको मूवी से खुद म्यूजिक में मूवी में इंटरेस्ट था? मैं फिल्में बहुत देखता हूँ। मैं आज भी फिल्में हफ्ते में 6 फिल्में देखते थे। हॉलीवुड की सारी फिल्में देख देता हूँ, बॉलीवुड की सारी फिल्में, पाकिस्तानी फिल्में देख जाता हूँ, ईरानी फिल्में देखता हूँ। मैं जो आप वक्फे में बता रहे थे ना कि आप 18 घंटे काम करते हैं। हाँ जी, यही मैं जिंदगी को अतिया समझता हूँ जी। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला जब कर्म करता है तो आपको एक अच्छा टाइम देता है। हाँ। तो मैं उस वक्त को मैक्सिमम कंज्यूम करता हूँ। मैं 18 घंटे काम करता हूँ रेगुलर की, अपना बिजनेस करता हूँ, मैं रोज किताबें पढ़ता हूँ, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ। मैंने 65 मुल्क फिरे हैं, मुझे सियाहत का बड़ा शौक है। मैं फिल्में बहुत देखता हूँ। 4000 सबसे अच्छा मुल्क कौन सा लगा?
मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुल्क हैं जी, मुख्तलिफ कैटेगरी है। मसलन आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से देखेंगे तो पेरिस बहुत जबरदस्त शहर है, इस्तांबुल कमाल शहर है, इस्तांबुल बहुत कमाल शहर है, क्या बात। और अगर आप ब्यूटी में जाएंगे, नेचुरल ब्यूटी में जाएंगे, स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड है, ये दोनों मुल्क कमाल हैं, आप उसमें देख लें तो मुख्तलिफ है उसमें। अच्छा, म्यूजिक में हो गया, मूवीज में हो गया, घूमने फिरने में हो गया, खाने पीने के भी शौकीन है? नहीं, खाना मैं बहुत कम खाता हूँ जी, मैं 24 घंटे में सिर्फ एक रोटी खाता हूँ। हाँ? बहुत कम खाना खाता हूँ। मुझे 15 साल से भूख नहीं लगी, मैं सिर्फ अपने आप को फीड करता हूँ, मैंने टाइम रखा हुआ है क्योंकि डायबिटिक हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपका दिल नहीं करता कि आज ये चीज खानी है, आज वो चीज खानी है? कभी नहीं। मुझे पराठा खाए वो को अर्सा ही हो गया जी। अच्छा, देखिए कितनी पराठे नहीं तो अगर रोजे रखते हैं तो मैं डायबिटिक हूँ, मैं। अच्छा ठीक है, तो ये तो सब कुछ हो गया। अच्छा ये बताएं कि कॉलम निगारी की तरफ आप कैसे आए? सहाबत को तो पता चल गया कि आपको किस तरह से अखबार में जॉब मिली। बस वो अखबार में काम करता था, डेस्क पे था, तो मैंने ये देखा कि कॉलमिस्ट जो उनकी इज्जत बड़ी होती है और पैसे भी उनके पास बहुत होते हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं उस वक्त में तो इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, है ना? काफी उस वक्त भी खुशहाल होते थे कॉलमिस्ट कंपैरेटिवली निस्बतन जर्नलिज्म में। मैंने तो जब कॉलम निगारी शुरू की थी तब तो बहुत ही थोड़ी, मुझे 25 रुपए एक कॉलम के देते थे, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है कि आपको कितना मिला? 60s की बात है जो मैं आपको बता। मैंने जब जंग ज्वाइन किया था एज ए कॉलमिस्ट तो मुझे ना बहुत अच्छा मुआवजा दिया था बकौल उनके, क्योंकि सारे जो कॉलमिस्ट थे वो मुझसे कम पैसे ले रहे थे। पता नहीं उनको शायद उस वक्त 30,000 रुपए मुझे उन्होंने दिए, लेकिन ये 97 की बात है, ये दिन में किया 1997 उस वक्त बहुत अच्छी रकम थी। उस वक्त जो CSS करने के बाद जो 17 में ग्रेड 17 में जाता 6,500 रुपए तनख्वाह होती थी। अच्छा, तो वो आपको पूरे महीने के कॉलम से मिलते थे? पूरे महीने के, मैं एम्प्लॉय था उनका। ठीक है। अच्छा फिर ये बताएं कि आपने इतने शाय बच्चे थे, आपने कहा कि बहुत सारी चीजों में आपको एहसास कमतरी महसूस होती थी, लेकिन मुझे आज भी होता है जी। मतलब मैं 9 साल से शो कर रहा हूँ, लेकिन कैमरा जो है मेरे दिल पे लगता है, यकीन करें। मैं ये पूछने वाली थी, हालांकि आपने जिक्र भी किया। एक तो मुझे ऐसा लगता है कुछ चट्टान गिरने लगी और मेरे मुंह से लफ्ज़ निकल रहा है, यकीन करें। अच्छा, शुरू में बड़ा प्रॉब्लम होने लग रहा होता है कि शायद कैमरा जो है वो खौफजदा है। बिल्कुल। एक सवाल मैंने करना, हाँ शोएब साहब ये बताएं, मैं आपका पुराना कारी हूं मैं। हाँ जी। तो आप डायरेक्ट कहानियां क्यों नहीं लिखते? आप अफसाना निगार बहुत अच्छे बन सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं सर, लेकिन वो आप ही ने एक बार बताया था कि बंदे का महीना अच्छा गुजरना चाहिए। नहीं वो वाकया जो था ना वो मुख्तसर है। मैंने जब वो पहला अखबार छोड़ा तो बेशुमार खतूत आए जी क्यों छोड़ा, मैं तंग आ गया था, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता था क्यों छोड़ा। जिसके साथ इतना ताल्लुक रहा हो उसमें कोई वजह बयान करना वो मेरे जो तहजीबी दायरा उसमें नहीं आता था। तो एक दिन मैं एक शॉप पे खड़ा था, मैं तो उसी एक डॉक्टर साहब आए, वो भी कुछ चीज ले रहे थे। मुझे कहने लगे काजी साहब तुसी वो क्यों छड़िया अखबार, सुबह सुबह टाटा कॉलम पढ़ने था तो दिन बड़ा अच्छा गुजरना सी। मैं कहा जी माफ करना, मेरा हूं महीना अच्छा गुजरना। वो कहानियां लिखने से आपका महीना अच्छा नहीं गुजर सकता। अच्छा, ये तो बदकिस्मती इस मुल्क है। इसमें ना वैसे मैं बीच में खाम खा कथा कलामी कर रहा हूँ बिल्कुल वो, लेकिन जो मुझको भी बहुत सारे लोगों ने ये बात कही, जिनमें मुमताज मुफ्ती भी शामिल थे, इशफाक अहमद भी शामिल थे, कासमी साहब अहमदुद्दीन कासमी, वो मुझे कहते थे कि तुम डायरेक्ट, क्योंकि मेरे यहाँ भी कहानी का उनसे बीच में हर दफा नहीं होता, लेकिन बेशुमार कॉलम ऐसे हैं जो प्योर फिक्शन है, बस अलादीन के जिन का सवाल या और इस तरह के। मैंने उन्हें ये कहा, मैंने कहा देखें जी बात ये है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं आपके साथ कंपटीशन में आ जाऊं। अच्छा, कि मैं अहमदुद्दीन कासमी के साथ मेरा कंपेयर होगा, फलाना मुमताज मुफ्ती के साथ होगा, इशफाक अहमद के साथ होगा, मंटो के साथ होगा, मेरा कोई चौथा, पांचवा, आठवां नंबर आएगा मेरा। तो यहाँ मैं सफ़े अव्वल में हूँ। अगर आप उसमें लिखते हैं भी आप सफ़े अव्वल में आते हैं। आपने ये फैसला किया कि ताउल्लुक कासमी साहब ने ये फैसला किया कि अहमदुद्दीन कासमी साहब के मुकाबला करने के बजाय अजमल लियाजी साहब से मुकाबला। अच्छा, तो ये कॉलम निगारी की तो बात हो गई। आप
ابھی آپ نے کیمرے کی اپنے شو کی بات کی, آپ کو میں نے ایک دفعہ ٹی وی میں ایک دفعہ سنا بھی تھا کہ جب آپ سے شو کروانے کی بات کی گئی اس طرح سے تو آپ کیونکہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے, آپ کو شاید ڈر لگتا ہے, لیکن قاسم صاحب والی بات کیمرے کو آپ سے ڈر لگتا ہے, یہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ یہ دیکھیے میں کیمرہ شائع ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کیمرے کو فیس نہیں کر سکتا. میں کیمرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے الفاظ بھول جاتے ہیں, اس لیے پروگرام کا آغاز جو ہوتا ہے میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ آخری پروگرام ہے میرا. اللہ معافی. اور لیکن کیونکہ فائٹر ہوں, ہمت نہیں آتا, ڈھیٹ آدمی جس کو پنجابی میں کہہ سکتے ہیں, لگا رہتا ہے. میں لگا رہا ہوں 9 سال سے ہو گئے, تو شاید کسی دن یہ ٹیلی ویژن ہی انکار کرے گا میں لگا ہی رہوں. تو یہ اس کی وجہ ہے. لیکن میری جو اپنی پرسنل ویکنیسز ہے وہ ہے, میں شائع ہوں بہت زیادہ. میں مثلا خواتین کی طرف دیکھ نہیں سکتا, میں دیکھتا ہوں تو مجھے عجیب سا پسینہ سے چھوٹ جاتے ہیں. اسی طرح اسکرین جو ہے وہ کیمرہ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں میرے پرابلم. میں زیادہ لوگ ہوں تو شاید بولتے ہوئے مجھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خواتین کی طرف دیکھتا ہوں پسینے چھوٹ جاتے ہیں. انہیں چاہیے اپنی سوچوں پر قابو پائے. نہیں سر, دیکھوں گا تو سوچ آئے گی نا, میں تو دیکھتا ہی. اچھا یہ آپ کو بات سمجھ تو آ گئی ہوگی. یہ جو ایک تفوار پڑا ہے آپ نے, قاسم صاحب جو بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اب تک کے فنی سفر میں آپ کو کس نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ میں تعلق قاسمی صاحب کو میں آئیڈلائز کرتا ہوں, یہ بالکل ریالٹی ہے. اور ان کے علاوہ ان سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں, اور ان کے بعد امجد اسلام صاحب سے میں بہت متاثر ہوں. یہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے مخالف ہیں, لیکن مجھے دونوں سے بڑا پیار ہے. نہیں میں مخالف نہیں ہوں امجد. یہ تو بڑے دوست ہیں. نہیں بالکل میں مخالف نہیں ہوں, اور جہاں تک دوستی کا سوال ہے میں ان کا دوست بھی ہوں, کیونکہ ان کا کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر عقل سیکھنی ہو تو پتہ نہیں کچھ اس طرح کا ہے. عقل سیکھنی ہو سمجھدار لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ویسے آپ ان سے امپریس ہیں, پولیٹیشینس میں کس سیاستدان نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ دیکھیے بدقسمتی ہے, میں کسی سیاستدان سے متاثر نہیں ہوں. میں بالکل آپ کے سامنے سچ بول رہا ہوں. سیاستدان اور ان سے متاثر ہوتے ہیں بہت, یعنی ان کو وہ ان سے 24 سال سے سیاست نہیں دیکھتے افیکٹڈ, یعنی جس کو ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں جوں آپ اوپر جاتے ہیں لوگوں کے قد چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں, اور آپ کو متاثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قد آور لوگ ہوں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب قد آور لوگ پیدا نہیں ہو رہے. جاوید میں ایک سوال کرنے کی جسارت کروں گا جو بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ہم سب سیاستدانوں سے مایوس ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس کیا چوائس رہ جاتا ہے؟ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں رہتا. نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ ان سارے سیاستدانوں میں سے اگر آپ کو ایک نسبتاً بہتر لگتا ہے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے ہمیں, تاکہ لوگ مایوس نہ ہوں جو جس کو پسند کرتا ہے. دیکھیں سر, جب تک سسٹم نہیں بنے گا قاسمی صاحب اس ملک میں چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اگر سسٹم ہی نہیں ہے تو آپ رشتہ بھی لے آئیں گے, وہ رشتہ بھی فیل ہو جائے گا. پہلے سیاست میں بھی سسٹم بننا چاہیے. سسٹم بنے گا تو ایک چھوٹا آدمی بھی جب اوپر چلا جائے گا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. جاوید آپ نا پاکستان کے پہلے 70 سال اور جہاں سسٹم بنا ہے ان کے پہلے 70 سال کا موازنہ کریں, ہم ان سے بہت آگے ہیں. سر یہ 1980 تک یہ چیزیں ٹھیک تھی, لیکن 1980 کے بعد جب ٹیکنالوجی آئی نا, ٹیکنالوجی کے بعد اب یہ سر یہ ماضی جو ہے وہ ماضی رہ گیا ہے. اب وہ سپیڈ بڑھ گئی ہے چیزوں کی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ترقی کرنے کے لیے 200 سال چاہیے ہوں گے. اب آپ وہ ترقی 5 سال میں بھی کر سکتے ہیں. اس میں بڑی بڑی مثالیں, ملیشیا ایک بہت بڑا ملک ہمارے سامنے اس کی مثال ہے, چائنا اٹ سیلف ایک بہت بڑی مثال ہے, ترکی ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے. افریقہ پورا ملک آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں, وہاں پہ لاشیں پڑی ہوتی تھی, وہاں پہ قحط تھا, وہاں پہ جرائم تھے, وہاں پہ افلاس تھی. اب وہ افریقہ ٹھیک ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب کوئی بھی قوم اگر ترقی کرنا چاہیں تو اس کے لیے 10 سال کافی ہیں. اچھا صاحب, اس میں پھر عرض کروں گا کہ اگر ہم بھی ادھر گزشتہ 10 یا 15-20 سال میں دیکھیں, ہمارے بھی ہاں بہت ساری اچھی باتیں ہوئی ہیں, آج تک ہو رہی ہیں, لیکن وہ جو بیچ میں رکاوٹ آ جاتی ہے بار بار, آپ بھی جانتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر ریورس لگ جاتا ہے. تو میرے خیال میں اگر ہمارے تمام شعبے جو ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ والی جو باتیں ہیں پروگرام کے بعد میں ڈسکس کر لینی چاہیے کہ کتنی ترقی کی کتنی نہیں کی. قاسمی صاحب آپ کا شکریہ میں چاہوں گی جاوید چودھری صاحب. اچھا پروگرام ٹائم ختم ہو گیا؟ ہاں جی, پتہ بھی نہیں چلا. آپ چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ہمیں بہت مزہ آیا آج آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے. آپ لوگوں کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. آپ نے اپنا فیڈ بیک دینا نہیں بھولنا. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.